नेपाली जो जनतंत्र की लड़ाई थी, जो पूरा संघर्ष था नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ, उस लड़ाई में जितना जो भी यथासाध्य जो मदद की ज़रूरत पड़ती थी, सहायता की ज़रूरत पड़ती थी हर तरह से, तो वो करने के लिए हम काफ़ी उसमें हम लोगों ने किया। तो वो 70 के दशक में यहाँ विद्यार्थियों की बहुत बड़ी कतार आती थी। यहाँ बहुत सारे लोग थे। सुशीला कार्की भी यहाँ पर आई थी, पढ़ने आई थी बीएचयू में। और बीएचयू के बाद संभवतः या उन्होंने एलएलबी पॉलिटिकल साइंस तो यहाँ से की, एलएलबी कहीं से की, लेकिन उसके बाद वो एडवोकेट हुई, उसके बाद वो जज हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हुई। तो सुशीला जी यहाँ पर एक नेपाली कांग्रेस के एक बहुत मुखर और बहुत ही एक ईमानदार निश्चल चरित्र के कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती थी। महिलाओं की एक बड़ी अच्छी खासी कतार थी नेपाली कांग्रेस में, जो राजनीतिक काम जनतंत्र को फिर से नेपाल में बहाल करने के लिए करते थे। तो उसमें सुशीला जी भी एक महत्वपूर्ण कारक थी, वो भी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई उन्हें। किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? व्यवहार व्यक्तित्व वो बहुत ही ईमानदार, साफ सुथरी और बहुत सिंपल, बहुत ही जिसे कहते हैं कोई ताम झाम नहीं। हमारे नेताओं में तो बड़ा ताम झाम होता है ना, 50 ठो गाड़ी लेके घूमेंगे, सिपाही पुलिस से लोगों को पिटवाएंगे, मरवाएंगे, उसके बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ नहीं। बिल्कुल साधारण ढंग से अपने हाथ से खाना बनाती हैं, अपना छोटा मोटा जो कुछ भी घर मकान बना लिया है और उसमें रहती हैं, और एक पैसा कभी भी किसी से लिया नहीं है। यहाँ तक कि दिक्कत ये हो जाती है कि उनके यहाँ व्हाट्सएप से हम बातें नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारा एक लंबा इंटरव्यू यहाँ यूट्यूब में आया है, जो नेपाल के इधर रिसेंट के सब घटनाओं के बारे में है और सुशीला जी के बारे में भी है। तो लेकिन अब वो हम भेज ही नहीं सकते थे, क्योंकि व्हाट्सएप चलता नहीं, तो क्या करें हम। हाँ सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उनकी मुहिम रहती थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में ही तो उनका जन्म हुआ है भैया। भ्रष्टाचार करती तो फिर कहाँ होते हैं? भ्रष्टाचार हमारे देश में होता है। जितने लोग राजनीति में हैं यहाँ पर 90% उसमें भ्रष्टाचार में है। अब चूंकि गोदी मीडिया बन गई, इस तरह की मीडिया बन गई है जो इन बातों को रखती नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार तो चल रहा है यहाँ, खूब भ्रष्टाचार। चुनाव में भ्रष्टाचार है, पैसे में भ्रष्टाचार है, हर तरह। तो नेपाल के जो नौजवान हैं, एक बात जान रखिए, नेपाल के नौजवान भारतवर्ष की तुलना में कहीं ज़्यादा आदर्शवादी हैं और कहीं ज़्यादा लड़ाकू भी हैं। वो इंतज़ार नहीं किए कि वो इंतज़ार करते रहें कि इनकी सरकार आए, उनकी सरकार आए, वहाँ होगा यहाँ होगा, ये सब कुछ नहीं। उन्होंने बिल्कुल से फैसला किया और उसके बाद पूरे तौर से उन्होंने सरकार को, जो एक भ्रष्टाचार की एक प्रतिमूर्ति बन गई थी, खासतौर से वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली, उनके ऊपर बड़ा चार्जेस हैं, बहुत चार्जेस हैं भ्रष्टाचार के, और बीमार आदमी भी हैं। तो वो उसके खिलाफ ये पूरा जन आंदोलन हुआ। मेरे ख्याल से इस दौर में दुनिया में जितने भी नौजवानों के आंदोलन हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन अब लगभग नेपाल का ये नौजवानों का आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि उसके केवल 2 डिमांड थे। एक तो भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए, दूसरा डिमांड था आर्थिक विषमता को ख़त्म कीजिए। ये छोटी छोटी तनख्वाह दे के लोगों को आप रख लेंगे और ज़िंदगी भर खटाएंगे और उसके बाद मार डालेंगे एकदम से उनको। कोई उनके लिए सुविधाएं नहीं रहेंगी, न प्रोविडेंट फंड रहेगा, न पेंशन फंड रहेगा, न कुछ रहेगा, कोई स्थिरता भी नहीं रहेगी नौकरी में। ये जो चल रहा है हमारे देश में भी खूब जम के चल रहा है ये। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते थे ये। यूथ के सामने बहुत ही भयंकर निराशा है आज के दौर में, भारतवर्ष में भी है और नेपाल में है। तो नेपाल के यूथ ने रिवोल्ट कर दिया, नेपाल के यूथ ने उस पर बाकायदे विद्रोह कर दिया उस पर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये घटना है जो आज के तारीख में हुई है। और सुशीला जी को चूँकि पूरे नेपाल में, और ये विद्यार्थी जो लोग अभी आज सड़कों पे आए हुए हैं, इनको पता है कि वो एक बहुत ही ईमानदार निश्चल व्यक्तित्व और राजनीतिक रूप से प्रौढ़ एक व्यक्ति हैं, इसलिए उनके नाम पे सहमति बन गई। नहीं तो और भी लोग कैंडिडेट थे। होने के बाद भी यूथ सपोर्ट में है। उम्र से मत जोड़िए, आप ईमानदारी से जोड़िए।
हैं, आप उम्र में हो सकता है बहुत कम हैं, लेकिन आप बहुत बड़े चोर हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल है कि अगर आप ईमानदार हैं और आपका ईमानदारी का रिकॉर्ड है, वो जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए लोगों को। आप खाली उम्र हो जाए और खाली आप ईमानदारी कहें कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम न खाएंगे न खाने देंगे, और पता लगा भयंकर खा रहे हैं, चारों तरफ को लूट रहे हैं एकदम से, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो तो उसके लिए समझना चाहिए ना, जानना चाहिए कि भाई कब एक आदमी का एक पूरा जो व्यक्तित्व होता है उससे पता लग जाता है। अब सुशीला जी वहाँ चीफ जस्टिस रही हैं, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं, पहली चीफ जस्टिस महिला चीफ जस्टिस, बल्कि भारतवर्ष में अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं हुई हैं, वहाँ तो हो गई। और इसलिए लोगों को एक पता भी था, आमतौर पे पता था, जो यूथ रिवोल्ट कर रहा था उसको भी पता था कि एक ईमानदार महिला है, एक आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़ने वाली महिला हैं जो ज़िंदगी भर इसके लिए डेडिकेट की हैं, इसलिए वहाँ पर इनके नाम पे आम सहमति बनी। लेकिन दूसरे कैंडिडेट भी थे वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ आर्मी के देख रेख में ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, तो ऐसी बात नहीं कि आर्मी सबको एक्सेप्ट कर लेती है। आर्मी भी उन्हीं को एक्सेप्ट करेगी जिनका एक समाज में एक जिसे कहते हैं स्वीकार्यता, हाँ, समाज में एक कम से कम एक वो है कि भाई एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में, एक प्रौढ़ राजनीतिक भी व्यक्ति के रूप में वो जानी जाती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा चॉइस है। अब उसमें एक अच्छी बात यह है कि बनारस और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक बड़ी भारी भूमिका रही है। 70 के दशकों में जो नेपाल में जितने परिवर्तन हुए, उस परिवर्तनों के जितने नायक रहे हैं वो लगभग BHU से ही निकले। 80 के बाद से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लोग जाने लगे, लेकिन 80 तक कर बनारस में ही लोग आते थे। यहाँ तक कि नेपाल के जो बिल्कुल महात्मा गांधी माने जाते हैं, गांधी माने जाते हैं, उस देश के जनक माने जाते हैं, वहाँ जनतंत्र के जनक माने जाते हैं, BP कोइराला, उन्होंने भी यही BHU से, यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की, यहीं पर जन्म हुआ उनका, यहीं पर रहे। उनके पति भी बनारस BHU से ही? अब पति के बारे में हम एग्जैक्टली नहीं जानते, लेकिन बनारस में तो डेफिनेटली थे, बनारस में थे। बनारस असली में नेपाली कांग्रेस का एक मुख्यालय बन गया था, हाँ। तो इस वजह से नेपाली कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी वहाँ के लीडरान थे, सब लोग यहाँ बनारस में इकट्ठा होते थे, यहीं रहते थे। यहाँ BP कोइराला भी रहे। जब BP कोइराला 8 साल बाद राजा द्वारा छोड़े गए और पूरी दुनिया के प्रधानमंत्रियों और प्रेसिडेंटों के अपील पे छोड़े गए, तो वो आके बनारस ही आए, सीधे बनारस आए, दिल्ली नहीं गए, हैं, क्योंकि बनारस उनकी जगह थी। तो वो बनारस का एक बड़ा भारी एक भूमिका महत्व बनती है, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ कि BP और सारे लोग यहाँ पर थे। और उसी वक्त सुशीला भी थी। BP के हाथों से जो लोग गढ़े गए हैं, जो BP के आदर्शों में, BP एक बहुत ही ईमानदार, जनतंत्र के विरुद्ध लड़ाई। आप समझते हैं कि एक राजा के खिलाफ अगर आप लड़ें तो आपकी फांसी हो सकती है। हमारे हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि आपको मुकदमे में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे और बाद में पता लगेगा 8 साल बाद कि आपके खिलाफ कोई केस ही नहीं है, सब झूठ केस बनाया गया था, पुलिस वालों ने बना दिया था। वो नहीं होता है। नेपाल में बिल्कुल से फांसी में लगा देते हैं। लेकिन इतना रिस्क लेके जो आदमी राजतंत्र के खिलाफ लड़ेगा, राजतंत्र के एकाधिकारवाद के खिलाफ लड़ेगा, हाँ, क्योंकि जो किंग महेंद्र थे उन्होंने सैकड़ों नौजवानों को फांसी के फंदे पे झुला दिया। और वो नौजवान थे, कोई मुसलमान नहीं थे, कोई ईसाई नहीं थे, हिंदू नौजवान थे। और वो हिंदू राष्ट्र के अपने को बड़ा भारी वो कहते थे कि हम हिंदू राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, हम हिंदू राष्ट्र के प्रतीक हैं। तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं पर अत्याचार उसने किया। भाई एक गरीब मुल्क में जहाँ मुसलमान है ही नहीं, जहाँ कोई दूसरे धर्म के मानने वाले नहीं हैं, उसके खिलाफ उनको गरीबी में रखने का, उनको उनके ऊपर निर्यातन करने का, उनके राजनीतिक, उनके सामाजिक अधिकारों को छीनने का काम राजा महेंद्र ने किया था। तो राजा जो बड़ा भारी प्रतीक थे तथाकथित हिंदू राष्ट्र के, उन्होंने जितना हिंदुओं पर अत्याचार किया है वो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। तो ये बात जाननी चाहिए
और ये जो यहाँ पर बनारस में इसीलिए नेपाली कांग्रेस को तो वो काम नहीं कर सकती थी, वहाँ पर गिरफ्तार हो जाती और सीधे वहाँ फांसी की सज़ा होती थी। तो इसलिए ये हुआ कि भाई बनारस में हेडक्वार्टर बनाए, यहाँ से वो मूवमेंट पूरी वहाँ से आंदोलन में, उसी आंदोलन में सुशीला जी थी। तो इसलिए सुशीला जी एक मैं मानता हूँ कि एक बहुत प्रौढ़ राजनीतिक व्यक्तित्व भी हैं, ईमानदार तो है ही हैं, बहुत निश्चल स्वभाव की हैं और न्याय भी जानती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, एडवोकेट रह चुकी हैं, जज रह चुकी हैं। तो न्याय भी एक जानना चाहिए कि न्याय क्या किया जाए। बहुत लोग होते हैं बड़े इनकलाबी होते हैं लेकिन न्याय नहीं जानते हैं न्याय कैसे किया जाए। तो न्याय की भी एक परंपरा, एक जिसे कहते हैं मूल्यबोध सुशीला जी के अंदर है। मैं समझता हूँ कि सुशीला जी का चुना जाना प्रधानमंत्री के रूप में ये पूरे उपमहादेश के लिए एक बहुत ही अच्छी घटना है, अच्छी सूचक है। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना चाहिए, हमारे नौजवानों पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। और एक है कि जिस तरह से पिछले 17-18 साल में नेपाल में जनतंत्र बनने के बाद लगातार प्रधानमंत्री हर 1 साल 1.5 साल में आते रहे, बदलते रहे, तो उसके पैमाने पे अगर देखा जाए तो 2-4 प्रधानमंत्री तो निहायत भ्रष्ट साबित हुए, जिसमें अभी जो रिसेंट के प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ ये पूरा विद्रोह हुआ है, केपी ओली, तो ओली बहुत ही भ्रष्ट एक प्रधानमंत्री है। तो काठमांडू हमारा जाना आना होता है, तो काठमांडू में एक आम जनता से, जैसे टैक्सी वाले हैं या ऐसे जनता से बातचीत में पता लगता था, सभी लोग कहते थे ये तो चोर है, ये तो बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।